आज हम बात करेंगे प्रगतिवाद पर। सबसे पहले प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों की ओर ध्यान आकर्षण चाहूँगा। पहला बिंदु हम ले सकते हैं शोषितों की दीनता का चित्रण। दूसरा, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। तीसरा बिंदु। चौथा, क्रांति की भावना। पांचवा, सामाजिक यथार्थवाद। छठा, बौद्धिकता का प्रसार। सातवां, नारी समानता की कविता। और इसी के साथ हम प्रेम का समाजीकरण भी ले सकते हैं। अगला बिंदु, सांस्कृतिक समन्वयवाद। और अंतिम, विश्व बंधुत्व। प्रगतिवाद से हमारा तात्पर्य क्या है? अगर हम सामान्य रूप से देखें तो जो विचारधारा राजनीति के क्षेत्र में मार्क्सवाद कहलाती है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जानी जा सकती है। सामान्य सी भाषा में हम इसे ये कह सकते हैं कि मार्क्सवाद का साहित्यिक रूपांतरण ही प्रगतिवाद है। अर्थात जो साहित्य मार्क्सवादी मूल्यों पर आधारित हो, उसे हम प्रगतिवाद कह सकते हैं। छायावाद के बाद तकरीबन 1936 से लेकर के 1943 तक 7 वर्ष हिंदी साहित्य में कविता में जो धारा चली, उस धारा को हम प्रगतिवाद कह सकते हैं। और इसीलिए 1936 से 1943 तक की जो कविता है, उस कविता को हम प्रगतिवादी कविता कह सकते हैं। अभी इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर मैंने बात करी, और प्रमुख प्रवृत्तियों में सबसे पहले है शोषितों की दीनता का चित्रण। प्रगतिवादी कविता के मूल में या मूल केंद्र में अगर हम कहें तो शोषण की चक्की में पिसने वाला किसान मजदूर है। और प्रगतिवादी कवियों ने जो शोषित और शोषक हैं, उनका तुलनात्मक चित्र उपस्थित किया है। और न केवल तुलनात्मक चित्र उपस्थित किया है, बल्कि समाज में व्याप्त जो विषमता है, उस विषमता को उद्घाटित करने का काम भी प्रगतिवादी कवियों ने किया है। अगर एक उदाहरण मैं दूं तो श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। 2 तरह की चित्र हैं। एक चित्र में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, महल है, और दूसरी तरफ झोंपड़ियों में अभावों को झेलते, भूख को झेलते मजदूर हैं, किसान हैं। तो इसलिए जो शोषित हैं, उस शोषितों की दीनता का चित्रण करते हुए जो सामाजिक विषमताएं हैं, सामाजिक असमानता है, उस असमानता को नग्न करने का, उस असमानता को उद्घाटित करने का काम प्रगतिवादी कवियों ने बखूबी किया है। न केवल शोषित वर्ग, बल्कि जो शोषक वर्ग है, उस वर्ग के प्रति जो घृणा का भाव है, वो भी प्रगतिवादी कविता में मिलता है। और शोषक वर्ग में विशेष तौर से व्यापारी, जमींदार, उद्योगपति, ये तिकड़ी है। ये तिकड़ी स्वार्थ सिद्धि के लिए जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जिस पूंजीवादी व्यवस्था को प्रगतिवादी कवि ढहा देना चाहते हैं, उस पूंजीवादी व्यवस्था को ये तिकड़ी बनाए रखना चाहती है। और स्वार्थ, अन्याय, कपट, निर्दयता पर आधारित ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जिसे हम कहें शोषणवादी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को प्रगतिवादी कवि भंग कर देना चाहते हैं। इस व्यवस्था को वो मिटा देना चाहते हैं। और इसीलिए वो अपनी कविता में हुंकार भरते हुए कहते हैं, हो यह समाज
चिथड़े चिथड़े शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। उस समाज का कोई अस्तित्व नहीं है जिस समाज के नींव में शोषण है। तो इसलिए जो शोषण करने वाले लोग हैं और जो शोषण को पोषित करने वाली व्यवस्था है, उस व्यवस्था के प्रति घृणा का भाव है, वो प्रगतिवादी कविता में मिलता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। प्रगतिवादी कवि धर्म को नहीं मानते। मार्क्सवाद धर्म को अफीम की संज्ञा देते हैं। जहां व्यक्ति का तर्क है वो तर्क कुंठित हो जाता है और उसकी जो वैज्ञानिक चेतना है वो वैज्ञानिक चेतना भी अवरुद्ध हो जाती है। इसीलिए बेहतर समाज के लिए तर्क और विज्ञान की महती आवश्यकता है और धर्म और ईश्वर तर्क और विज्ञान को कुंद करते हैं, ऐसा प्रगतिवादी कवि मानते हैं। और इसीलिए प्रगतिवादी कवि धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका जो मूल उद्देश्य है वो शोषण को समाप्त करना है और प्रगतिवादी कवि धर्म और ईश्वर को शोषण का हथियार मानते हैं। और न केवल हथियार मानते हैं बल्कि जो ईश्वर की धारणा है उस धारणा पर ही प्रश्न चिन्ह वो लगा देते हैं। और इसीलिए वो अपनी कविता में पुरजोर आवाज में कहते हैं कि जिसका ले ले नाम युगों से मांस लुटाते तुम रोए, किंतु ने चेता जो निशिवासुर और क्षुधातुर तुम सोए। ये असमानता की जो व्यवस्था है, इस असमानता की व्यवस्था के मूल में कवि है वो धर्म और ईश्वर को भी कहीं न कहीं जिम्मेदार मानता है। और इसलिए जो धर्मवादी व्यवस्था है उसे वो ढहा देना चाहता है और ईश्वर के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन ये संभव कैसे होगा? ये संभव होगा क्रांति के माध्यम से। और इसीलिए जो क्रांति का स्वर है वो प्रगतिवादी कविता का मूल स्वर है। वो न केवल जो विषम परिस्थितियां हैं उन स्थितियों को सामने रखते हैं बल्कि उनसे मुक्ति के लिए वो क्रांति का आह्वान भी करते हैं। और इसीलिए प्रगतिवादी कविता में क्रांति की भावना का पुरजोर समर्थन किया गया है। सामाजिक समता का जो आदर्श है उस आदर्श की प्रतिस्थापना के लिए प्रगतिवादी कवि क्रांति का समर्थन करते हैं। कवि के अनुसार प्राचीन परंपराओं का समूल नाश क्रांति के द्वारा ही संभव है। बिना क्रांति के जो प्राचीन परंपराएं जो समाज में प्रतिस्थापित कर दी गई हैं उनका समूल नाश कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए प्रगतिवादी कवि चाहता है कि जो गगनचुंबी महल है वो भूमिसात हो जाए, सबको न्याय मिले और इस हेतु हिंसा को भी वे उचित ठहराते हैं। कुछ पंक्तियां हैं कि काटो 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 कर लो, साहित और कुसाहित क्या है, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। ये चार प्रगतिवादी कविता के मूल प्रवृत्तियां हैं। इसके साथ साथ हम अगर शैलीगत प्रवृत्तियों पर बात करें तो ये कविता अपनी सरल और सुबोध भाषा के लिए और अलंकार विहीन शैली भी हम इसे कह सकते हैं। प्रगतिवादी कविता में मुक्त छंद का प्रयोग मिलता है। निराला की बात हम करते हैं, निराला ने मुक्त छंद का प्रयोग किया था और उनकी कुकुरमुता कविता है वो प्रगतिवाद की बहुत बड़ी कविता है, जिसके प्रारंभ में वो कहते हैं कि अबे सुन बे गुलाब भूल मत जो पाई, खुशबू रंगो आप, खून चूसा तूने खाद का अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। तो ये कैपिटलिस्ट है, ये पूरी पूंजीवादी व्यवस्था को, इसका प्रयोग है वो पूरी पूंजीवादी व्यवस्था को नंगा कर देता है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो प्रगतिवादी कवियों ने यथार्थ के धरातल पर उतरकर काव्य रचना की है। वे जीवन में व्याप्त विषाद, भूख, गरीबी, बेरोजगारी, इन सब का जो यथार्थ चित्रण है वो यथार्थ चित्रण प्रगतिवादी कविता में उपलब्ध होता है। तो चार महत्वपूर्ण इनकी प्रवृत्तियों पर हमने चर्चा की और उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर भी हमने चर्चा की। धन्यवाद।